एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिश शाहिद। आजकल चेहरे की खूबसूरती के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोसीजर्स इन हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से लोग हैं जिनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है और मार्केट में ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको करवा कर आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव डॉक्टर मुफस्सिर राना विद अस, ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू। डॉक्टर मुफस्सिर, जैसे कि अभी मैंने बात की कि मार्केट में बहुत सारे प्रोसीजर्स इन हैं, कुछ सर्जिकल होते हैं, कुछ नॉन सर्जिकल होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप डिफरेंस बताएं। जी बहुत शुक्रिया। सर्जिकल और नॉन सर्जिकल में आप इस तरह समझ लें कि जहाँ लफ्ज़ सर्जरी आ जाता है ना, वहाँ पे कोई ना कोई ब्लेड वर्क आ जाता है, कट वर्क आ जाता है, ठीक है। और जहाँ नॉन सर्जिकल की बात आती है, वहाँ में कट वर्क कोई नहीं होता। वहाँ पे आप समझ लें सिरिंजेस के साथ या इंजेक्शंस के साथ वो चीज़ जो है वो फुलफ़िल कर ली जाती है। तो आजकल चेहरे की, मतलब आपके फेस की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए कौन सी प्लास्टिक सर्जरी जो है वो ट्रेंडिंग में है? प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से अगर ख़ास तौर पे चेहरे की बात करें तो सबसे कॉमन जो है वो नोज़ की सर्जरी है, जिसको हम राइनोप्लास्टी या नोज़ रीशेपिंग कहते हैं। तो उसमें लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एक तो नोज जॉब, जैसे कि अभी आपने बात की राइनोप्लास्टी की, इसके अलावा क्या क्या फीचर्स लोग अपने इन्हांस कराते हैं? इसके अलावा आप देखें कि एजिंग प्रोसेस एक नेचुरल चीज़ है, यानी जो चेहरा 20s में होता है वो 30s में आहिस्ता आहिस्ता और इवन 40s में जाके झुर्रियाँ और ढलकना शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है, जिसमें आप समझ लें कि जितनी भी स्किन की एक्सेस हो चुकी होती है, जो जिल्द ढलक चुकी होती है, उसको दोबारा से अपनी जगह पे रीशेप अप करना होता है। तो दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा डॉक्टर मुफस्सिर, क्या नोज जॉब परमानेंटली भी की जाती है? मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि हर प्रोसीजर की एक लिमिट है। तो जब आप लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली बातें साइड इफ़ेक्ट की तरफ भी जाती हैं। इसलिए नोज़ जॉब में हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि वन हैज़ टू बी वेरी पर्टिनेंट। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कितनी ख़राब है, कितनी उसमें खामी है, इस तरह कह लें कि कितना उसमें टेढ़ापन है या कितनी वो मोटी है, और आपने किस लिमिट तक उसको बेहतर करना है। और ये लाइफ लॉन्ग होती है, परमानेंट होती है, इसमें खुदा न खास्ता फिर इस तरह की चीज़ों की नहीं होती प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर मुफस्सिर, आई हैव ऑल्सो हर्ड कि हमारी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जानवी कपूर, उन्होंने अपनी आइज़ का जो साइज़ है वो भी इन्हांस कराया, तो इज़ दैट पॉसिबल? ये भी हो सकता है? उसमें ये करते हैं कि टू सर्टन एक्सटेंट, हर एक का नहीं किया जा सकता। आप इस तरह समझ लेना कि हमारी जो आंखें हैं वो अल्लाह ताला ने एक हड्डी के फ्रेम में रखी हुई हैं। तो वो हड्डी का फ्रेम डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कितनी उसमें जगह देता है कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकें। वैसे अमूमी तौर पे जो है वो जो आइज़ है उसके अराउंड फ़ैट इंजेक्शंस हो जाते हैं, जिससे बेहतर हो जाती है। और बड़ा लेस लाइकली है कि कोई अटैम्प्ट करे आँख के अंदर, क्योंकि खुदा न खास्ता सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बात चली जाती है। डॉक्टर मुफस्सिर, अगर हम अपनी शोबिस इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, तो अगर मैं कुछ नाम लूँ तो आप बता सकते हैं कि किसने कौन सा ट्रीटमेंट करवाया? बड़ा स्पेसिफिक होकर तो बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एज ए जनरल हम असेस कर लेते हैं। हानिया आमिर की बात करें, आजकल काफ़ी फेमस हैं, ट्रेंडिंग में रहती हैं, तो उनको देख के आपको क्या लगता है, उन्होंने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं? इसमें ना सबसे पहली इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं जो स्किन से रिलेटेड हो जाती हैं। आप देखें कि एक स्पेसिफिक स्किन का ग्लो होता है, स्किन का कलर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो माइनर हमारे स्किन के फोल्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ये नाक के साथ नेज़ोलेबियल फोल्ड्स कह देते हैं। उसके अलावा लिप्स के हवाले से ख़ास तौर पे जब उसकी आउटलाइन बड़ी रिमार्केबल नज़र आती है, तो ये सारी चीज़ें ही फिर कॉस्मेटिक के हवाले से जो है वो रीन्यू हुई होती हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो हर एक्ट्रेस है हमारी, वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट्स किसी ना किसी ने ज़रूर लिए होते हैं। जी, टचअप्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। यस ऑफ कोर्स। एंड ऑब्वियसली जो फील्ड है उसमें शायद ज़रूरत भी होती है। जी, वो आप देखें, अगर आप रहेंगे नज़र आते अच्छे तो तब भी चलता रहेगा। जी, ऐसे ही है। डॉक्टर मुफस्सिर, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट्स मीडिया में लोगों को करवाने पड़ते हैं, तो हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें टिप टॉप रहने के लिए टू इन द इंडस्ट्री कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए? जैसे कि ब्रो लिफ्ट है, बोटॉक्स हैं, क्या क्या मतलब किया जा सकता है? उसमें इम्पॉर्टेंट बात है एज ग्रुप्स के हवाले से कि जो तो अर्ली एज ग्रुप्स में हैं, 20s में हैं, 30s में हैं, उनको तो अमूमन सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि नॉन सर्जिकल तरीक़ों से ही चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। नॉन सर्जिकल में सिर्फ ये होता है कि आप जो भी प्रोसीजर करते हैं दैट लास्ट अबाउट 6 to 8 months, तो आपको उसके बाद में एक रिपीट जो है वो टॉपअप की ज़रूरत पड़ती रहती है। बाकी जो फिलर्स के हवाले से, फेस के हवाले से
इवन जॉ लाइन के हवाले से, जिस तरह हम लिप्स की बात कर रहे थे उसके हवाले से, या आईब्रोज़ के हवाले से, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो टचिंग्स होती रहती हैं। तो क्या मर्द हजरात भी ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते हैं? क्योंकि हमने कभी सुना नहीं, हम हमेशा लड़कियों को ही बैश करते हैं इस हवाले से कि भाई इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। मर्द हजरात करते हैं लेकिन ज़रा थोड़ा सा कम करते हैं बाकियों की निस्बत, लेकिन ये होता पता ना ज़रूर चले। है जी, होता ज़रूर है। तो हमारे अगर पाकिस्तान की बात करें, ऐसे कौन से अदाकार हैं मेल जिनको देखकर आप बता सकते हैं कि इन्होंने करवाया हुआ है कोई ट्रीटमेंट? मेल्स में वैसे मैंने ज़्यादातर जिनको देखा है वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं, बाकी फेशियल फीचर्स की तरफ निस्बतन कम जाते हैं। आप देखिए ना कि मेल्स में अगर आप गौर करें, ज़रा अपने टाइम पीरियड को देखें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें नज़र आएंगे जो जैसे ही 40s या 50s में गए हैं उन्होंने अपने रोल्स ही चेंज कर लिए हैं। वो अब हीरो नहीं आते, वो अब या तो हीरो के फादर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, नेचुरल नज़र आने के लिए। अच्छा सर, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एज के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो ढलने लग जाती है, झुर्रियाँ, एक्नी वगैरह, ये सारी चीज़ें साथ साथ रहती हैं, तो इनके लिए कौन सी सर्जरी बेहतर होती है? झुर्रियों का ये होता है कि अगर तो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा से मुराद ये होती है कि जिल्द ढलक चुकी हो, फिर तो आपको एक सर्जिकल तरीके से ही उसको अपलिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो सारी एक्सेस जो ज़्यादा है जिल्द की वो बीच में से कट ऑफ करनी पड़ती है। और अगर जो जिल्द जो है वो ज़्यादा ना ढलकी हो, ये हमारी अपनी असेसमेंट होती है, तो फिर हम उसके अंदर दो तरीके कर सकते हैं। या तो हम उसको फिलअप कर देंगे, या उसके नीचे जो मसल्स हैं उनको हम वक्ती तौर पे जो है वो पैरालाइज कर देते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट अच्छा आ जाए। अच्छा सर, एक्नी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू, यंग गर्ल्स में भी है, और थोड़ी सी अगर एज आप 20+ भी हो जाते हैं तब भी एक्नी समटाइम्स आपको स्कार्स छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? एक्नी स्कार्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, लेकिन उसमें ये है कि अब डिफरेंट मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग रीसर्फिंग के लेके उनके स्कार्स की जो अंडरनीथ जहाँ पे जुड़ा होता है वहाँ से उसको रिलीज़ करके तो तब बेहतर किया जाता है। लेकिन हम हमेशा गाइड ये करते हैं कि इट इज़ ए सीक्वेंशियल प्रोसेस, ये एक या दो दफ़ा में नहीं हो सकता, ये कॉन्टीन्यूसली आपको सक्सेशंस में रहना पड़ता है, फिर जाके कहीं बेहतर होता है। अच्छा सर, बी इट एनीथिंग लाइक इफ़ इट्स अ नोज जॉब और अ लिप जॉब, तो अगर वन रॉन्ग मूव, अगर आपकी शेप ख़राब हो गई है तो दोबारा ठीक हो सकती है? हमेशा गुंजाइश ज़रूर होती है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ऑलवेज ट्राई टू चूज़ एक्सपर्टीज़ whenever you are trying this. So choose your doctor, your surgeon wisely. क्योंकि जो फर्स्ट मूव है ना, that is the important one. हमारी स्किन या हमारी बॉडी या हमारे टिश्यूज इस तरह हैं कि उनकी फर्स्ट हैंडलिंग इज़ ऑलवेज ईजी, लेकिन जब आप सेकंड टाइम पे उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती, वहाँ पे सारी आपको एबनॉर्मल टिश्यूज़ मिलते हैं, और उनको दोबारा से इकट्ठा करके प्रॉपर जोड़ना वो फिर मुश्किल हो जाता है सर्जन के लिए भी। अच्छा डॉक्टर मुफस्सिर, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी पर, फेस पर, तो जब वो वेट लूज़ करते हैं तो उनकी स्किन सैगी हो जाती है, तो उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी है? बिल्कुल, अब बल्कि ये बहुत एडवांस्ड प्लास्टिक सर्जरीज़ की होने लग पड़ी है, जिसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी भी कहते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया, जब वेट लूज़ होता है ना तो स्किन हैंग कर जाती है, और इवन पूरी बॉडी की हैंग कर जाती है, फ्रॉम टॉप टू टो आप देखें तो स्किन हैंग की होती है। तो उसमें जितनी स्किन हैंग की होती है वो अगेन उसको कट करके उसको वापस अपनी जगह पे लाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी फिर शेप अप नहीं होती। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ तो क्योंकि अभी मोटापे की सर्जरीज़ या बाकी चीज़ें कम हैं, लेकिन यूरोप में और यूएस में तो बहुत ज़्यादा हैं, तो अब वहाँ पे ये वाली भी जो सर्जरीज़ हैं ये बड़ी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और दे हैव बिकम द इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉस्मेसिस। So yeah, well, thank you so much, Dr. Mufassir, for coming here and shedding light on this important topic with us. Thank you so much. And thank you all for watching us. Until next time, bye-bye.